हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर करने वाले हैं अपने ISC स्पेसिमेन 2024 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेक्शन बी में सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 15 और इसका फर्स्ट पार्ट MCQ बेस्ड है। यहाँ पे ऑब्जर्व द वेक्टर डायग्राम शोन बिलो एंड एक्सप्रेशन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे OPQRS एक स्टार शेप फिगर है और यहाँ पे एक रिलेशन है OS का, अलग अलग वेक्टर्स के फॉर्म में गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। वेक्टर SO, अगर आप O और S को देखें, यहाँ पे एक एरो लगी हुई है जो S की तरफ को जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर OS। ठीक है। अगर इसी का हम नेगेटिव लिखना चाहें तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर SO। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं OS ऑप्शन 2 है और 3 में हमें दिया है माइनस ऑफ वेक्टर SO। इन दोनों को लिखने का तरीका इस तरह से भी है, अगर आप चाहे तो ऐसे लिखिए या नेगेटिव ऑफ SO वेक्टर लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा डी वाला, ओनली 2 and 3। सेकेंड पार्ट है प्रूव दैट 1 1 1 कैन नॉट बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस सी बात है, हमारा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के बराबर होता है, जहाँ पे L M N क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अगर हमारा ये 1 1 1 के बराबर हो जाता है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये होना चाहिए 1 के बराबर, पर ऐसा होने से ये क्या हो जाएगा, 3, जो कि 1 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 1 1 कभी भी डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन का। इसको इस तरह से भी देखिए, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होगा, हमेशा ये होता है। और अगर हम इन सबकी जगह 1 1 1 पुट करें तो 3 के बराबर आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। If vector u is equal to I cap, vector v is equal to j cap and w is equal to k cap are unit vectors, what is the angle between vector w cross vector v and vector u? तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। वेक्टर u है I cap के बराबर, वेक्टर v है j cap और वेक्टर w है k cap। और सबसे पहले तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, I कैप, J कैप और K कैप का साइक्लिक ऑर्डर में। और फिर हमें यहाँ पे बताना है वेक्टर W क्रॉस वेक्टर V एंड वेक्टर U, इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें वेक्टर W क्रॉस वेक्टर V निकालना पड़ेगा। वेक्टर W है K कैप और वेक्टर V है J कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, K कैप क्रॉस J कैप। हमें अगर उल्टा जाना है तो माइनस I कैप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले K कैप आ रहा है फिर J कैप, तो हमें इस साइड जाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ I कैप। तो यहाँ पे आ गया। अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया है, वेक्टर W क्रॉस वेक्टर V माइनस ऑफ I कैप आ गया। वेक्टर U क्या है, I कैप के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। तो माइनस I कैप और I कैप, इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 180 डिग्रीज होता है और हमेशा एंगल जो हम निकालते हैं वो साइन होता है। साइन ऑफ 180 डिग्री 0 हो जाएगा, यानी माइनस I कैप और I कैप के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्रीज। ओके। तो फोर्थ पार्ट है इसी में, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कट ऑफ बाय द प्लेन R कैप डॉट 2I कैप माइनस 4J कैप प्लस 3K कैप इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं अपने, 2I कैप माइनस 4J कैप प्लस 3K कैप इज इक्वल टू 12 आ गया। अब यहाँ से हमें इसका इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है, तो क्या करेंगे, 12 को आपको यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड कर देना है। तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन माइनस 3, हमेशा जो नेगेटिव साइन होता है वो ऊपर नहीं रहेगा, नीचे नंबर के साथ आ जाएगा, प्लस z अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे a, b और c होते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये होता है हमारा नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो a, b और c की वैल्यूज यहाँ से 6, माइनस 3 और 4 आ गई और हमें यही बतानी थी इसमें। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गिवन बिलो आर टू वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल टू 1। वेक्टर p की वैल्यू गिवन है और वेक्टर q की वैल्यू। तो हमें सबसे पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और वो भी डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं। तो I कैप, J कैप और K कैप लिखा, उसके बाद
P में जो I, J और K के कोफिशिएंट्स है वो लिख दिए, और उसके बाद नीचे सबसे लास्ट लाइन में Q के जो कोफिशिएंट्स हैं I, J और K के। ऑलराइट, अब उसके बाद आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए। हमने यहाँ पे कॉलम 3 से एक्सपेंड किया है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो ये हमारी वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की वैल्यू आ गई। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका I, J और K कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं I और J के तो कोफिशिएंट्स है नहीं, तो उसको 0 लिख दिया, और K कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर रूट लगा देंगे, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो स्क्वायर और 1/2 कैंसिल होके x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 1 के बराबर आ गया। अब आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है, तो आप x के टर्म्स में ले आइए या y के टर्म्स में, एक ही बात है। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, the position vector of a point A and B are this and this respectively, then find the area of triangle OAB। तो एरिया निकालने का तरीका भी डिटर्मिनेंट फॉर्म से ही होगा। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ I कैप J कैप K कैप, और उसके बाद A के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 - 3 2, और फिर B के कोफिशिएंट 2 3 एंड 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आप देख लीजिए, और अगर आपने किया है तो मैच कर लीजिए। 1/2 अंडर रूट 229 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे 3D ज्योमेट्री से पूछा गया है और प्लेन वाले क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे पहले पार्ट में। प्लेन 1 और प्लेन 2 आपको गिवन है। इस पॉइंट P 2, -3, 4 क्लोजर टू प्लेन 1 और प्लेन 2। तो एक पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ये हमारे दो प्लेन्स हैं अलग अलग, और इनके बीच में एक पॉइंट है 2 - 3, 4। ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है। हमें बताना है ये पॉइंट किससे ज्यादा नजदीक है, और उसके बाद एंगल बिटवीन द प्लेन्स भी बताना है। तो कुछ इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी। पॉइंट P 2, -3, 4 है। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन को आप नॉर्मल फॉर्म में लिख लीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ से हम नॉर्मल फॉर्म में लिख लेंगे एलसीएम लेके उसके बाद। और इसी तरह प्लेन 2 में भी 4x - 3y - 12z = 12। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई प्लेन की। अब हमें डिस्टेंस निकालनी एक पॉइंट की इन दोनों प्लेन से, तो अलग अलग निकालेंगे। पहले d1 डिस्टेंस प्लेन 1 से हो गई, d2 प्लेन 2 से। फॉर्मूला अप्लाई करिए डायरेक्ट, और यहाँ से आपको दोनों की डिस्टेंस पता चल जाएगी। और जिससे भी ज्यादा पास होगा, जिसकी भी वैल्यू कम होगी डिस्टेंस की, मेरे यहाँ पे इस केस में d2 से कम है यानी 3.30 है, तो पॉइंट P हमारा प्लेन 2 से क्लोजर रहेगा। अब उसके बाद हमें दोनों के बीच का एंगल भी बताना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहाँ पे a1 b1 c1 और ये सब है क्या वैल्यूज, a1 b1 और c1 पॉइंट प्लेन 1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए x, y और z के जो कोफिशिएंट्स है -2, -3, -5, ये स्मॉल a1, स्मॉल b1 और स्मॉल c1 हो जाएंगे। इसी तरह ये a2, b2 और c2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ रही 43/√38 इंटू √13। या थीटा हमें अगर निकालना है, केवल एंगल बताना है, तो cos इनवर्स ऑफ दिस हो जाएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। अलाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइंस passes through the point P and make equal angles with coordinate axis। एक लाइन है जो कि पॉइंट P से पास कर रही है। सपोज इस लाइन पे कोई पॉइंट P पड़ रहा है हमारा -2, 3, 2 एंड मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है x, y, z से। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो एंगल्स हमारे सबके इक्वल हैं। इसी में आगे गिवन है द लाइन पासेस थ्रू द प्लेन 3x - 4y + 2z = 11 एट पॉइंट Q। यही लाइन जो है हमारी आगे किसी प्लेन पे, सपोज ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन गिवन है 3x - 4y + 2z = 11 के बराबर,
एट पॉइंट Q। ये लाइन इस प्लेन पे कहाँ मिल रही? Q पॉइंट पे। तो हमें क्या बताना है? फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। PQ की डिस्टेंस बतानी है हमें, सिंपल है। सबसे पहली बात तो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया एंगल्स हमारे इक्वल हैं विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी अल्फा बीटा और गामा सब इक्वल हैं। तो यहाँ से अगर हम L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो L स्क्वायर यानी cos स्क्वायर अल्फा, M और N सब अल्फा के ही बराबर आप मान लीजिए, चाहे अगर बीटा मान रहे हैं तो सारे तीनों बीटा रहेंगे। तो इस केस में हमने अल्फा मान लिया है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अगला स्टेप क्या रहेगा? जो पॉइंट Q है प्लेन पे, हम मान ले रहे हैं P से T यूनिट डिस्टेंस पे है, तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे Q के? -2 प्लस T बाय रूट 3। T बाय रूट 3 क्यों? क्योंकि T इंटू 1 बाय रूट 3 करा है हमने, डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस T बाय रूट 3। इसी तरह Z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 प्लस T बाय रूट 3। तो पॉइंट Q के ये हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। और ये प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 11। तो ये पॉइंट Q जो प्लेन पे है वो इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सिंपली हम इसको x, y और z के कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट कर देंगे तो हमें t की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सिंपली हमने z कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद उसको हमने इक्वेशन में, प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया है, जो कि वो सेटिस्फाई करेगा पॉइंट को। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी 25√3 और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन PQ आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू ax स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू ay स्क्वायर वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इज 27 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन है, और x इज इक्वल टू ay स्क्वायर, ये भी पैराबोला है, पर वो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक हो जाएगा ओरिजिन 0,0 और दूसरा हम यहाँ से दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो दूसरा पॉइंट इस केस में आ रहा है 1/a, 1/a। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? दो कर्व है हमारे पास, ये है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर और दूसरा वाला है x इज इक्वल टू ay स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सिंपली शेडेड रीजन का एरिया बताना है, जो कि 0,0 से 1/a, 1/a के बीच में है। तो केवल x कोऑर्डिनेट हम लेते हैं यहाँ पे, जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो y2 माइनस y1, लिमिट्स क्या रहेंगी 0 से 1/a तक, और यहाँ पे dx रहेगा। यहाँ पे y2 क्या है? जो ऊपर वाली लाइन है उसको हम y इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे, और y1 जो नीचे वाली लाइन है जो कि है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ये ऑलरेडी y इन टर्म्स ऑफ x है, तो सिंपली इसको हमें इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से एरिया ऑलरेडी गिवन था 27 स्क्वायर यूनिट्स, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9। ऑलराइट, तो चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी हमारे पास टोटल 5 सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले अगर देखें तो at a toy factory the production cost per day of x number of toys is given by this। cx एक फंक्शन हमें गिवन है, कॉस्ट फंक्शन। which of these represent the approximate additional cost to produce 10201th toy। तो इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशनल कॉस्ट जब हमें 201st वाला टॉय खरीदना होगा? तो वो होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट एट 200 रुपीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसका मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन द नेक्स्ट वैल्यू। तो अगर सेकंड पार्ट इसका देखें, एट FNG हाई स्कूल टीचर्स प्लॉटेड स्टूडेंट्स स्कोर इन साइंस सोशल स्टडीज with respect to their scores in mathematics and English from their 10th grade final examination, the graphs plotted by the teachers are shown below। तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा? लाइन ऑफ बेस्ट फिट वाला। इसमें से हमें बताना है बेस्ट फिट कौन सी लाइन होगी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए यानी कि पी वाली लाइन जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। तो यहाँ से ओनली ए हमारा इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सी लाइन x ऑन y वाली है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं पहली वाली लाइन जो है वो y ऑन x है,
तो इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले y ऑन x और x ऑन y अलग अलग, जैसे पहले को अगर हमने y ऑन x मान लिया तो दूसरी वाली x ऑन y रहेगी, और उसके बाद हमें by(x) और bxy निकालना है। तो अगर by(x) इंटू bxy का प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है तो हमारा अजम्पशन जो भी है वो सही है। तो इस केस में अगर हम y ऑन x पहली वाली को मान रहे हैं तो यहाँ से हम x का जो कोफिशिएंट है तो वो आ रहा है यहाँ पे 2/5, यही हमारा by(x) हो जाएगा। इसी तरह bxy यानी y का जो कोफिशिएंट है 3/2, दोनों का प्रोडक्ट 3/5 आ रहा है, 1 से छोटा है, तो इसलिए हमारा अजम्पशन सही है। तो पहली वाली लाइन है वो y ऑन x है, इन्होंने पूछा है x ऑन y कौन सी होगी, तो वो L2 हो जाएगी। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी में, 19 का फोर्थ पार्ट। The marginal revenue of manufacturing facility is given by function MRX is equal to 408 minus 17x. The manufacturer should limit the production to 24 units. Why? तो इन्होंने कह दिया है कि मैन्युफैक्चरर को अपनी जो प्रोडक्शन लिमिट है वो 24 पे ही रोक देनी चाहिए, 24 यूनिट्स पे, और ऐसा क्यों है ये इन्होंने पूछा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जो भी गिवन है वो है 408 माइनस 17x। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम 24th आइटम पे देखें 24 यूनिट पे तो वो 0 के बराबर आ रहा है, यानी 24 से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलना शुरू होंगी, यानी हमें 24 पे ही रोक देना है। जहां पे भी 0 आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू वहीं तक हमें लिमिट करना है। तो इस केस में 24 पे 0 मिल रहा है, इसीलिए हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 24 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ती जाएगी नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी मार्जिनल रेवेन्यू की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसी का। Vishwanath runs a company that produces and sells a particular model of laptop. Its revenue function is given by Rx is equal to this, where x is the number of laptops demanded and Rx is in rupees. What is the ideal unit price in rupees for Vishwanath to charge for each laptop if there is a demand of 100 laptops? तो हमें पता है Rx क्या होता है, P इंटू एक्स, जहां पे P होता है प्राइस पर यूनिट और X क्या होती है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमें क्या गिवन है 100 के बराबर, Rx ऑलरेडी गिवन है, तो हमें यहाँ पे कुल मिला के P की वैल्यू बतानी है, आइडियल यूनिट प्राइस बताना है। तो इसी को हम फॉर्मूले में रख देंगे जो भी वैल्यूज गिवन है, तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी X के टर्म्स में, तो यही हमारा आइडियल यूनिट प्राइस हो जाएगा। ये भी रुपीज में ही रहेगा क्योंकि Rx भी रुपीज में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पहला पार्ट है इसका, अ बाइसिकल स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स प्रोडक्शन यूनिट बाय इंस्टॉलिंग एडवांस मशीनरी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पेयर पार्ट्स इंक्रीज्ड। अब जैसे जैसे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपग्रेड करना शुरू किया प्रोडक्शन यूनिट को, तो जैसे जैसे इन्होंने एडवांस मशीनरी इंस्टॉल की तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ेगी क्योंकि एडवांस मशीनरी है। द कंपनी यूज टू सेल 1000 स्पेयर पार्ट्स डेली, तो ₹50 पर यूनिट हमारा प्राइस हो जाएगा पर यूनिट का P के बराबर। और रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है P इंटू एक्स, तो यहाँ से रेवेन्यू फंक्शन हमें मिल जाएगा 50x। और ऑलरेडी इन्होंने कॉस्ट फंक्शन भी दे रखा है, डेली द इंक्रीज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CX भी गिवन है। If the selling price remains the same, find how many more spare parts must the company sell to ensure no loss. तो नो लॉस का मतलब प्रॉफिट हो सकता है या ब्रेक इवन पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन है वो लेस देन कॉस्ट फंक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉस हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1050, यानी x should be greater than equal to 1050 for no loss। ये 1050 क्या है, यहाँ पे यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स है, यानी 1050 से ऊपर ही होना चाहिए तो हमें लॉस नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट फंक्शन गिवन है और आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमें सबसे पहले d/dx ऑफ px निकालना है, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है d2px अपॉन dx स्क्वायर। तो जैसे कि मैक्सिमा और मिनिमा में करते थे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा और हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे आइडियल प्राइस ऑफ ईच टिकट यानी x क्या होगा 35 रुपीज। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपको IQ क्लासेस की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Shown below is a data set that includes the average temperature and number of ice cream cones sold per day। यहाँ पे x और y गिवन है,
फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन यूजिंग एवरेज टेम्परेचर एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारी टेबल कुछ इस तरह से बनेगी, x और y की वैल्यूज ऑलरेडी हमें गिवन है और यहाँ पे x नॉट या x बार और y बार ये क्या है, हमारे मीन है, जो कि समेशन ऑफ x अपॉन n होता है। टोटल n हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे टोटल 6 केसेस हैं और समेशन x यानी इन सबको हमें ऐड कर देना है। तो 70 यहाँ से x बार आ गया और y बार इसी तरह 220 आ जाएगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना bx वाला, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसको आप फॉर्मूले को इस तरह से याद कर सकते हैं, b बाई एक्स है तो नीचे हमेशा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रहेगा और b एक्स वाई में नीचे हमेशा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर रहता है। फिलहाल इस केस में हमारा b वाई एक्स आ गया 7 के बराबर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू m माइनस m टाइम्स x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे स्लोप ना होके b वाई एक्स लिखेंगे, b वाई एक्स x माइनस एक्स बार। ऑलराइट, तो जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो हम लिख के यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी y इन टर्म्स ऑफ x की। तो यही हमारी लाइन हो जाएगी y ऑन x। तो क्वेश्चन 22 हमारा लास्ट क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x माइनस 3y और कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है यहाँ पे। तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए ग्राफ पे किस तरह से बनेगा। उसके बाद हमें जो इनका शेडेड रीजन है, कॉमन रीजन, वो निकालना है। तो इस केस में शेडेड रीजन हो जाएगा a b c वाला, ये पोर्शन शेडेड है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिख के हम z में पुट करेंगे और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा 35। Machine 1 and machine 2 cannot be operated for more than 12 and 10 hours in a day respectively. The profit earned from each one from one batch of soap A and one batch of soap B is 3000 rupees and 4000 rupees respectively. Find the number of batches of each kind of soap that should be made daily to maximize profit. तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसको x और y के टर्म्स में, वेरिएबल के टर्म्स में करते हैं। तो x हमने मान लिया नंबर ऑफ बैचेस ऑफ सोप A और y मान लिया नंबर ऑफ बैचेस ऑफ सोप B। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। तो अगर ये x है और ये y है तो x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू कितने आवर्स तक मशीन 1 ऑपरेट कर रही है, 12 आवर्स तक। तो x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा हमारा पहला कंस्ट्रेंट। इसी तरह दूसरा देखते हैं, मशीन 2 के लिए ये हो जाएगा x और ये y है, क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स रहेगा, 1 इंटू वाई भी y। तो x प्लस वाई मशीन 2 के लिए कितना है, 10 आवर्स इन अ डे यानी लेस देन इक्वल टू 10। तो ये दो कंस्ट्रेंट हमारे आ गए और z इज इक्वल टू गिवन हमें 3000x प्लस 4000y। तो इसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे सारे पॉइंट्स। उसके बाद हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स लिख के और उसके बाद z की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम आ रही है हमारा प्रॉफिट वहीं पे मैक्सिमम होगा। व्हेन 8 नंबर ऑफ बैचेस ऑफ सोप A और 2 नंबर ऑफ बैचेस ऑफ सोप B प्रोड्यूस, तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी भी कवर हो चुका है। सेक्शन ए ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ISC स्पेसिमेन पेपर 2024 पूरा हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।